देखो क्या पढ़ चुके हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, और आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑप्टिक्स का अपना सेकंड चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन क्या है भाई? ठीक है, अगर लाइट आप डालते हो, मिरर के केस में क्या था, अगर आप लाइट डालते हो, यहाँ लाइट आपने डाली, इंसिडेंट किया आपने, ये वही मीडियम है जिस मीडियम में लाइट डाली थी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे तीन चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे तीन फिनोमिना हो सकते हैं। क्या? RAT। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, उसको बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अगर ये अलाउ करे इसको पार करना, मतलब अगर ट्रांसमिशन पॉसिबल हुआ, ट्रांसपेरेंट मीडियम है दोनों अगर, तो क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन भी हो सकता है। लेकिन मिरर के केस में ये चीज़ नहीं होती, रिफ्लेक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का। तो रिफ्लेक्शन के कारण मतलब सेम मीडियम में वापस आना, बाउंस बैक होना, ये क्या पढ़ा था हमने, रिफ्लेक्शन। अभी क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जब एक मीडियम से लाइट आ रही है, एक मीडियम में आपने लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है, ये बोली जाती है इंसिडेंट लाइट। किसी डायरेक्शन से, किसी एंगल से आपने ऐसे डाली, ये जैसे ही मीडियम सेकंड स्टार्ट हुआ, ये बोला जाएगा इंटरफेस। ये अलग मीडियम है, मीडियम 1, और ये अलग मीडियम है, दैट इज़ सेकंड मीडियम। ठीक है, ऐसा मानते हैं मीडियम 1 को हम रेयरर मीडियम मानते हैं, ये रेयरर मीडियम है। ठीक है, और ये है डेंसर मीडियम। ठीक, जिसमें मॉलिक्यूल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स दूर दूर हों, वो क्या बोला जाएगा, रेयरर मीडियम। और जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स मीडियम के बहुत क्लोज हों, वो क्या बोला जाएगा, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये मान लो एयर है, एयर में से लाइट आ रही है, और ये वाटर है, पानी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये इंटरफेस बोला जाएगा। सेकंड मीडियम में जैसे ही एंटर करेगी, जहाँ पे वो क्या बोला जाएगा, इंटरफेस। इंटरफेस पे लाइट बैंड हो जाती है, और यही फिनोमिना क्या है, रिफ्रैक्शन। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर इस इंटरफेस के लिए या सरफेस के लिए। ठीक है, अब जैसे ही ये एंटर करेगी लाइट, ये रे बैंड होगी, ये रे बैंड होगी, और बैंडिंग का ही फिनोमिना यहाँ, लाइट रे का बैंड होना ही क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। समझ में गया? अब देखो, बैंड उधर भी तो हो सकती थी, ये आपने पढ़ा होगा अगर 10th क्लास में, कि ये रे एक्चुअल पोजीशन तो ये है इसकी, एक्चुअली में तो ये इधर जानी चाहिए थी, एक्चुअल तो ये है डायरेक्शन। ठीक है, अगर बैंडिंग आप देखो तो बैंड उधर भी तो हो सकती थी, इधर ही क्यों हुई, कंडीशन है भाई, ध्यान रखना। अगर रेयरर टू डेंसर एंटर कर रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो किधर मुड़ेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, याद रखना, रेयरर टू डेंसर किधर शिफ्ट होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। और डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो डेंसर टू रेयरर मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस B, और ये C है। ठीक है ना, अगर आप A से टॉर्च जलाई, आपने A से टॉर्च डाली, A टू B गई, B टू A, C गई। अगर इसी रूल को उल्टा करो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, अगर यहाँ पे टॉर्च जलाई आपने तो C से B पे जाएगी और B से A पे जाएगी, सेम पाथ फॉलो करेगी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रूल। समझ में गया? तो रिवर्सिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग इधर मुड़ेगी, ये देखो इधर गई, इधर मुड़ी है, इधर शिफ्ट हुई है, तो इसको क्या बोलोगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो डेंसर टू रेयरर जाते हुए किधर शिफ्ट होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी हमेशा। सीधा ही समझ में, टुवर्ड्स नॉर्मल कब बैंड होगी, जब रेयरर टू डेंसर जाए, टुवर्ड्स नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल कब बैंड हो, जब ये क्या हो, रेयरर मीडियम। अवे फ्रॉम नॉर्मल कब बैंड हो, जब ये रेयरर और ये क्या होना चाहिए था, डेंसर। आया समझ में? अब मैंने आपको बोला कि ये रिफ्रैक्ट होगी, मुड़ गई, इसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट देखो, लाइट के पाथ में चेंज हुआ है, लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, अगर ये सेकंड मीडियम नहीं आता तो अब ये मुड़ गई है, इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे मुड़ने का कारण क्या है,
क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने, बताइए। ठीक है, एक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ जो लाइट की स्पीड है ये अलग है और यहाँ पे लाइट की स्पीड अलग हो जाएगी, फिर मुड़ने का क्या रीज़न, मुड़ने वाला सिस्टम तो समझ में नहीं आया, ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ जो स्पीड होगी एयर में स्पीड वो क्या मानते हैं v1, और यहाँ जो स्पीड होगी ये क्या होगी v2, अलग होगी बिल्कुल। यहाँ पे c भी लिखा होता है कई बार, स्पीड इन एयर क्या बोला जाएगी c, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद है ना। v1 यानी कि c, एयर या वैक्यूम में जो स्पीड होगी वो c से डिनोट करते हैं हम, क्योंकि आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी E = mc², वेरी फेमस इक्वेशन। क्या है c, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है एयर या वैक्यूम के लिए, E इज़ एनर्जी, m इज़ मास, तो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं भाई, ये तो बहुत अलग ही चीज़ हो गई। ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना आपका, ये एंगल I बना और ये एंगल R बना, नॉर्मल के साथ देखना है। नॉर्मल के साथ जो रे एंगल बना रही होगी इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है तो क्या बना रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी इक्वल नहीं होते। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, एंगल आई जो है ना वो एंगल आर के इक्वल होता है, ये चीज़ पढ़ी थी ना आपने, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा हमेशा, यहाँ कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, आई ग्रेटर देन आर, बिल्कुल, आई लेस देन आर, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं भाई। ठीक है, आई बड़ा भी हो सकता है, आपका एंगल आई आर से दिख रहा है इस केस में, कब होगा बड़ा, जब आपकी रे किधर जा रही हो, रेयरर टू डेंसर, तो आपका एंगल आई आर से बड़ा होगा। और एंगल आर कब बड़ा होगा आई से, जब आपकी रे किधर जा रही है, डेंसर टू रेयरर, बस इतना याद रखना। ठीक है, अब कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, क्या है, मुड़ क्यों गई, मुड़ने का कारण क्या है, लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन इससे क्या होता है, अभी देखो अगर उस रे ऑफ लाइट को जूम करें, उस रे ऑफ लाइट को मैंने जूम किया, वो ऐसे गिर रही है, ठीक है, ऐसे गिर रही है, रे ऑफ लाइट को जूम करके देख रहे हैं, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट जैसे चलती है तो वेव फ्रंट जो होता है ना, हाइगेंस प्रिंसिपल जब आएगा उसमें समझाएंगे आपको, वेव फ्रंट होता है और लाइट वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग चलती है। वेव ऑप्टिक्स में ये चीज़ आएगी, अभी नहीं आएगी, तो अभी फिलहाल के लिए आप याद रख लो, वेव फ्रंट होते हैं और वेव फ्रंट जैसे चलता है तो हमें वेव फ्रंट के चलने के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ रे पता लग जाती है, और अगर डायरेक्शन ऑफ रे पता है तो आपको वेव फ्रंट पता लग जाता है। समझ में आ गया, मान लो एक रे ऐसे चल रही है तो वेव फ्रंट जो होगा वो उसके ऊपर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर, तो वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ रे के बीच कितना एंगल होता है हर टाइम पे, 90 डिग्री। समझ में आ गया, ये तो सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, सोर्स जैसा होगा वैसा वेव फ्रंट निकलेगा। मान लो मेरे पास एक बल्ब हाथ में, तो बल्ब कैसा है, पॉइंट शेप का, तो उसके ऊपर वेव फ्रंट जो बनेगा वो स्फीयर बनेगा, स्फीयर, तो रेज कैसे जाएंगी, ऐसे, तो वेव फ्रंट और रेज के बीच कितना एंगल हुआ, 90। समझ में आ गया। और अगर मान लो मेरे पास एक लाइन के ऊपर बहुत सारे बल्ब लगा दिए मैंने, लाइन है ये, इसके ऊपर बहुत सारे बल्ब लगा दिए, तो लाइन के ऊपर बल्ब लगाने से क्या हुआ, रेज हैं वो तो इन ऑल डायरेक्शंस एक्ट करेंगे, आपको पता है, रेज तो ऐसे निकलेंगे, ऐसे भी हर डायरेक्शन में रेज निकलेंगे, तो वेव फ्रंट सोचिए कैसा होगा, इसके ऊपर बनने वाला वेव फ्रंट क्या होगा, सिलेंड्रिकल, लाइन के ऊपर तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, सिलेंड्रिकल, वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा ऐसे, सिलेंडर और बड़ा, इसके ऊपर और बड़ा सिलेंडर और बड़ा सिलेंडर, और वेव प्रोपगेट करेगी, यानी कि लाइट फैलेगी इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो कि वेव फ्रंट नाम की कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रही है रे ऑफ डायरेक्शन, दिख रही है आपको, रे ऑफ डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो वेव फ्रंट कैसे होंगे, सोर्स के हिसाब से वेव फ्रंट बनेगा। अगर इस बोर्ड के ऊपर लाइटें लगा दूँ मैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी, तो इससे निकलने वाला वेव फ्रंट क्या होगा, प्लेन, ऐसा ही बोर्ड जैसा, फिर उसके आगे एक और प्लेन, और लाइट रेज कैसे जाएंगी, ऐसे, तो कितना एंगल हुआ दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो यहाँ जो वेव फ्रंट है वो एंगल बनाता है इन रेज के बीच में, ये 90, ये है वेव फ्रंट। तो ए बी वेव फ्रंट चलता हुआ ऐसे आया, और ए बी वेव फ्रंट यहाँ आ गया भाई,
यहाँ पहुँच गया ए बी वेव फ्रंट। अब आपको दिखना चाहिए वेव फ्रंट का कौन सा हिस्सा पहले स्ट्राइक करेगा इस मीडियम में। वेव फ्रंट का पहला हिस्सा कौन सा स्ट्राइक करेगा, ए वाला, बी वाला बाद में स्ट्राइक करेगा। तो ये वेव फ्रंट भी लाइट की स्पीड से चलते हैं, कभी आप सोचो। तो जो हिस्सा पहले स्ट्राइक कर जाएगा उसकी स्पीड पहले कम हो जाएगी, जो हिस्सा बाद में स्ट्राइक करेगा उसकी स्पीड बाद में कम होगी। और इसी चेंजमेंट के कारण, यानी कि एक की स्पीड पहले कम कर गई, पहले डिक्रीज कर गई, एक की स्पीड बाद में, उसी के कारण क्या होता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड हो जाती है। अब इस चीज़ को कैसे समझाएं, एग्जाम्पल है क्या, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, समझिए। मान लो आपके पास एक लॉन रोलर है, घास काटने वाला, सोचिए, ठीक है। और यहाँ तक बिल्कुल एक जैसा ग्राउंड था, ठीक है ना। और यहाँ मतलब बहुत बढ़िया ग्राउंड है, कोई भी उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं है, सोचिए। यहाँ लाइट बहुत तेज़ी से आ रही है और ये भी पूरी स्पीड से आ रहा है आपकी। और जैसे ये आपने लॉन में एंटर करवाया, लॉन में मिट्टी गिरी हुई है, ठीक है, यहाँ मिट्टी है, दूसरा मीडियम आ गया उसमें, यहाँ तो फर्श पे चल रहे थे, अब ये दूसरा मीडियम। तो जैसे ही ये मीडियम आया, यानी कि मिट्टी स्टार्ट हुई, आप तिरछा लेकर के आ रहे थे इसको, ठीक है। तो क्या होगा, स्पीड घटेगी, इसकी स्पीड घटेगी। जो टायर पहले स्ट्राइक करेगा इससे, उसकी स्पीड पहले घट जाएगी, और बाद में स्ट्राइक करेगा उसकी बाद में। अब उसमें होगा क्या, जैसे ही ये स्ट्राइक करा है, ये तो थोड़ा सा ही चलेगा, ये ज़्यादा चल गया, ज़्यादा चलने के कारण क्या हो जाएगा, ये समझ लो इसका एक्सल बैंड हो जाएगा, ये एक्सल क्या हो जाएगा, बैंड। सोचने वाली चीज़ है, समझ में ना। क्योंकि ये तो थोड़ा सा ही चला है, क्योंकि इसकी स्पीड घट गई है, ये तो पूरा चला है, पूरा चलने के लिए तो इसको ऐसा घूमना पड़ेगा ना। ये तो थोड़ा सा ही चला बिल्कुल, और ये पूरा चल गया, तो पूरा चलने के लिए ये ऐसे घूम जाता है। उतने ही टाइम में ये तो सिर्फ यहाँ तक चला, सिर्फ यहाँ तक, और ये पूरा इतना चला, ये सिर्फ इतना चला इस मीडियम में, क्योंकि स्पीड घट गई ना इस टायर की पहले। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वेव फ्रंट का एक हिस्सा पहले स्ट्राइक कर जाता है और इसके कारण टॉर्क लग गया, तो घूम जाती हैं चीज़ें। तो ये वेव फ्रंट जो है ये यहाँ पहुँचा है अभी, यूँ समझिए ये ऐसा बना है, समझ में ये चीज़। देखो ये इधर से तो पूरा चला है और इधर से सिर्फ इतना सा चला है, समझ में क्या। अब आपको याद ही है वेव फ्रंट और रे के बीच कितना एंगल है, वेव फ्रंट और रे के बीच कितना एंगल बनाते हुए चलती है, 90 डिग्री। अब ये वेव फ्रंट ऐसे चलता रहे, अब ये वेव फ्रंट ऐसा हो गया, समझ में क्या। ऐसे मुड़ने का कारण यही है, लाइट की स्पीड में चेंज आता है। फिर लाइट की स्पीड में चेंज आता है तो 90 डिग्री पे गिराओ आप, 90 डिग्री पे तो नहीं मुड़ती, 90 डिग्री पे तो रिफ्रैक्शन नहीं दिखता, ये तो किसी एंगल पे गिरा रखी है ना। अगर आप नॉर्मली गिराओ बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस मीडियम के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तब तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती अपने को, दिमाग लगाने वाली बात है। तब दोनों टायर्स एक साथ एंटर करते हैं, ठीक है, एक साथ दोनों की स्पीड कम होगी, स्पीड जरूर कम होगी लेकिन दोनों की एक साथ कम होगी, इसके कारण टॉर्क नहीं लग पाएगा, घूम नहीं पाएंगे ये, ठीक है। तो वेव फ्रंट के दोनों हिस्से जब आप 90 पे गिराते हो, 90 पे या ऐसे, तो वेव फ्रंट के दोनों हिस्से एक साथ स्ट्राइक करते हैं, एक साथ। यहाँ वेव फ्रंट के दोनों हिस्से एक साथ स्ट्राइक किए और एक साथ ही स्पीड कम होगी, फिर ये चीज़ अपने को देखने को नहीं मिलती। आप यूँ नहीं कह सकते यहाँ पे स्पीड कम नहीं, स्पीड तो कम हुई है लेकिन मुड़ी नहीं, क्योंकि आपने जो एंगल डाला है एंगल वो नॉर्मल डाल दिया आपने इस सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे अभी कुछ आपने एंगल लिया है 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ तो लिया है आपने एंगल, समझ में क्या। अगर ऐसा डालते हो ऐसे परपेंडिकुलर तो आपने कुछ एंगल लिया ही नहीं, हम उसको क्या बोलते हैं, आई क्या है, ज़ीरो। नॉर्मल के साथ आई मेजर करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपका आई क्या है, ज़ीरो, तो आर भी क्या होगा, ज़ीरो। आगे समझ में, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे स्पीड अलग होगी, यहाँ स्पीड अलग होगी। अभी आप सुनिए, अगर यहाँ एयर है, एयर में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ ग्लास है, ठीक है, यहाँ ग्लास है, ग्लास जो हार्ड है आपको पता है, ये मीडियम रेयर है, ये तो बहुत ही डेंसर हो गया ग्लास, बहुत ज़्यादा डेंसर। तो यहाँ जो स्पीड है वो कितनी होगी, ये मेजर करके देखा हुआ है, यहाँ जो स्पीड होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी घट गई, 1 लाख किलोमीटर घट गई पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कितनी डिक्रीज कर गई, 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड डिक्रीज कर गई ग्लास के कारण, ठीक है। पानी में इतनी डिक्रीज नहीं करती, डिक्रीज करती है, लेकिन ग्लास क्या हो गया, ज़्यादा हार्डर मटेरियल हो गया, हार्डर, वो समझिए आप, ज़्यादा डेंस मीडियम हो गया, समझ में आएगा। और एक चीज़ की स्पीड घटेगी भाई, लाइट की भी स्पीड घटेगी। आप खुद सोच के देखो, अगर आप एयर में भाग रहे हो, एयर में, और आपके सामने पानी आ जाए, क्या आप उसी स्पीड से भाग पाओगे क्या,
पानी में भी वही स्पीड होगी क्या आपकी? नहीं, नेचुरल है, स्पीड घटेगी। समझ में गया? और सेम चीज़ लाइट के साथ होती है। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो लाइट के साथ भी ऐसा होगा। क्या हुआ? देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े हैं, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम है इस रे का? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ यही है। ठीक है, दूसरा लॉ है एंगल आई एंगल आर के कभी इक्वल नहीं होगा, नेवर बी इक्वल, एंगल आई एंड एंगल आर। और तीसरा लॉ इसमें स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ आपको समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ देखिए, स्नेल लॉ क्या कहता है बेटा? स्नेल ने एक चीज़ ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व किया? देखो, अगर एक रे आपने डाली, मान लो ये रे आपकी फर्स्ट रे है। ठीक है, फर्स्ट रे डाली आपने 10 डिग्री पे, मान लो 10 डिग्री है ये, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको ऑब्टेन हुआ 5 डिग्री। ठीक है, इस जोड़े के लिए ये चीज़ है। अगर ये एयर है, ये वाटर है, तो इस जोड़े के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और स्नेल ने भी यही चीज़ की थी। ठीक है, अगर आप इसी मीडियम में सेकंड रे डालते हो, ठीक है, आपने सेकंड रे डाली ऐसे, आपने एंगल आई बढ़ा दिया। सेकंड रे के लिए एंगल आई हो गया मान लो 30 डिग्री। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो ऐसे। तो आप देखो उसी के अकॉर्डिंग एंगल आर भी इंक्रीज करेगा। अब ये हो गया एंगल आर इतना, सेकंड रे इधर आ गई, ये समझ में आ रही चीज़? अगर आप आई बढ़ा रहे हो तो आर भी बढ़ रहा है। अगर एक रे और डाल लिया आपने, थर्ड रे, एंगल आई और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया आपने, तो एंगल आर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, थर्ड रे इधर, इधर ये थर्ड रे ऑब्टेन हुई। ठीक, स्नेल ने एक चीज़ ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्वेशन थी इसकी? कि साइन आई बाई साइन आर में करता हूँ जब भी, साइन आई बाई साइन आर पहली रे के लिए, ठीक है, I1 R1, दूसरी रे के लिए साइन आई बाई साइन आर सेकेंड रे के लिए। ठीक है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्रैक्शन। और साइन आई बाई साइन आर थर्ड रे के लिए भी किया उसने। जब उसने ये चीज़ की, साइन एंगल साइन आई बाई साइन आर, हर बार उसको एक ही वैल्यू देखने को मिली, हर बार एक जैसी वैल्यू देखने को मिली। वैल्यू क्या बोली जाएगी? क्या है ये? कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू क्या है? ये कांस्टेंट। जब भी साइन आई बाई साइन आर किया, वैल्यू सेम ही मिली। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सोचिए इस चीज़ को, जब भी आप साइन आई साइन आर रखोगे, यहाँ कितना अंतर है अगर आप काटते हो ना इनको। ठीक है, एक वैल्यू आएगी साइन 10 की और एक वैल्यू आएगी साइन 5 की। जब आपने 10 से ये बढ़ाया 20, तो इधर साइन 20 और इधर आर भी क्या हो गया? साइन 10। समझ आएगा? जब आपने साइन 30 किया, साइन 30, तो ये हो गया आर आपका 15। ठीक है, जैसे जैसे आप आई को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आर भी बढ़ रहा है। और जब इन वैल्यूज़ को साइन 10 की साइन 5 की वैल्यू रखोगे, रेट काटोगे, तो आपको हर बार सेम वैल्यू देखने को मिलेगी। और उस वैल्यू को इसने क्या बोला? साइन आई बाई साइन आर रेशियो क्या है? कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ये है स्नेल्स लॉ, बहुत ही आसान। जब भी आप साइन आई बाई साइन आर करोगे गिवन पेयर के लिए, यानी कि एयर और वाटर के जोड़े के लिए, तो वो मीडियम क्या है? एक फिक्स मीडियम कर दिया आपने, वो उस जोड़े के लिए वो चीज़ क्या है? कांस्टेंट। और अगर आपने मीडियम का जोड़ा बदल दिया, ध्यान से देखिए, यहाँ एयर और यहाँ ग्लास, तो वो कांस्टेंट फिर अलग होगा। हो सकता है इसमें क्या हो? कांस्टेंट हाफ, और उसमें कांस्टेंट क्या हो जाए? 1/3, 1/3। चीज़ आई समझ में? लेकिन उस जोड़े के लिए वो कांस्टेंट, वो वैल्यू अलग होगी, वो कांस्टेंट रहेगा फिर 1/3, 1/3। चीज़ आई समझ में? तो ये एक एग्जाम्पल है स्नेल्स लॉ बताने का। स्नेल्स लॉ क्या है? तो स्नेल ने यही चीज़ ऑब्जर्व की भाई,
अब इसने एक चीज़ और ऑब्जर्व की, क्या, यहाँ पे जो स्पीड है ना, इस मीडियम में स्पीड v1 है, यहाँ जो स्पीड है v2 है। ये स्नेल नहीं बताया अपने को कि यहाँ मीडियम में स्पीड अलग है और यहाँ स्पीड अलग होगी, ठीक है। तो जब आप v1 बाई v2 करते हो, स्पीड इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड इन मीडियम 2, ठीक है, तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो वैल्यू साइन आई बाई साइन आर करने पे मिली थी इस मीडियम में। समझ में आ गया? सेम चीज़ देखने को मिलेगी जब v1 बाई v2 डिवाइड करोगे आप, फर्स्ट मीडियम की स्पीड को सेकंड मीडियम की स्पीड से डिवाइड करोगे, वही चीज़ सेम देखने को मिलेगी। अब इसने इस कांस्टेंट का नाम क्या रखा, इस मीडियम के पास मोड़ने की एक ताकत है, मोड़ने की एक शक्ति है, जिसका नाम इसने दिया म्यू। म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में गया? क्या बोला इसने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू। भाई मोड़ने की ताकत होगी, मोड़ने की शक्ति होगी, तभी तो मोड़ पाएगा। मैं आपको एक लोहे का सरिया देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मोड़ो इसको, ठीक है, अगर आपके पास ताकत ही नहीं तो उसको कैसे मोड़ोगे, कैसे बेंड करोगे, ठीक है। तो हर एक मीडियम के पास अपनी अपनी मोड़ने की शक्ति है, पावर है, ताकत बोलें उसको, और उसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोड़ने की ताकत। समझ में आ गया? तो यहाँ म्यू क्या हुआ, म्यू वो वही कांस्टेंट वैल्यू है, कितना बेंड किया, कितना मोड़ा, ठीक है। म्यू क्या आ गया, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज म्यू। और दूसरा अभी भी बताया मैंने, अगर आर एच एस इक्वल हैं तो एल एच एस भी क्या होगा, इक्वल, यानी कि म्यू ही आपका क्या है, v1 बाई v2। कुछ चीज़ आई समझ में? वही कांस्टेंट चीज़ इससे मिल रही थी, वही कांस्टेंट चीज़ इससे। समझ में? अरे ए मान लो इसका भी भाई है, ठीक है, और ए इसका भी भाई है, तो इसका भाई हुआ कि नहीं? या ए इसका भी भाई, इसका भी भाई, ये इसका भाई, तो ये उसका भाई हुआ कि नहीं? समझ में? हाँ। तो यानी कि साइन आई बाई साइन आर म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और v1 बाई v2 भी क्या है, वही चीज़, वही वैल्यू, तो फिर v1 बाई v2 भी क्या हुआ, म्यू ही हुआ। समझ में आ गया? अब इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है, मोड़ा किस मीडियम ने, इतना ध्यान रखो बस। सेकंड मीडियम ने मोड़ा है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, किस में से आ रही थी, फर्स्ट में से आ रही थी, किसने मोड़ा, सेकंड ने, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझ में आ गया? लिखने का तरीका है, म्यू को कैसे कैसे लिखोगे, म्यू 2 1, इसी को लिख सकते हो म्यू 2 1, ऊपर ले जा सकते हो, और इसी को लिख सकते हो म्यू 2 1, सेम चीज़ है। आप तीन तरीके से लिखो, सेम चीज़ है। म्यू 2 1 बिल्कुल पास में लिखो, 1 ऊपर लिखो या इधर ले जाओ, ठीक है, सेम चीज़ है, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, ये सही है, ठीक है। म्यू 2 1 पास में लिख दो, मोड़ने वाला बिल्कुल साथ में होगा, जिसने मोड़ा है वो साथ में ही रहेगा, ठीक है। अब एयर में से आ रही होगी तो म्यू 1 2, मान लो एयर ने बेंड कर दिया, किसने बेंड कर दिया, एयर ने, तो क्या लिखा जाएगा, म्यू 1 2। समझ में आएगा? एयर फर्स्ट मीडियम है, इधर से जा रही है, किसने बेंड किया, फर्स्ट मीडियम ने, इधर से जा रही थी, तो म्यू 1 2 किसके लिए, डेंसर टू रेयर, किसने मोड़ा, एयर ने, किस में से आ रही थी, सेकंड मीडियम में से, डेंसर में से। समझ में आई ना चीज़? अब जैसे मान लीजिए आपको एक चीज़ गिवन है, अभी मैं लिख के देता हूँ आपको। मान लो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी कि सेकंड मीडियम म्यू 2, किस में से आ रही थी, एयर में से। समझ में? इसको लिखने का तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू 2 1 की जगह म्यू WA, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये आपको गिवन है, ये गिवन है भाई, मान लीजिए 4/3, ठीक है। ये एयर और वाटर का जोड़ा है, इसके लिए ये चीज़ कांस्टेंट है, साइन आई बाई साइन आर क्या ना, तो 4/3 आया। समझ में आएगा? तो म्यू कितना हुआ, 4/3, ठीक है, 4/3 ही होगा, रियलिटी में इतना ही है, ठीक है। मेरे को पता है तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कोई बात नहीं, एक आधी मान लिया बस, ज़्यादा मत मानना मेरी, ठीक है। तो 4/3 है, और आपसे इसका उल्टा पूछ लिया जाए, इसी का उल्टा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बताइए भाई क्या होगा, तो क्या निकालोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, पानी ने मोड़ा, एयर में से आ रही थी, और उल्टा पूछ लिया जाए, एयर मोड़े और पानी में से जा रही थी, मान लो एयर ने बेंड किया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए कितना होगा।
समझ में ना? नहीं आया? देखिए इसको कैसे लिखोगे, म्यू ए डब्ल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ म्यू डब्ल्यू ए, बस इतना याद रख लेना। समझ में गया? ये चीज़ है बस, यानी कि μ12 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ μ21। समझ में गया? ये मैं आपको बताऊंगा प्रूव करके कि ऐसा ही लिखा जाएगा, ये भी प्रूव करेंगे हम। तो फिलहाल के लिए आप देखिए इसको उल्टा करोगे कितना हो जाएगा, 4/3, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/4। समझ में आई ना चीज़? हाँ, तो ये चीज़ कहाँ से है ये बताऊंगा बाद में। पहले आप तरीका देखिए, आप क्या क्या लिख सकते हो, कैसे कैसे लिख सकते हो। म्यू ए डब्ल्यू का आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एक म्यू डब्ल्यू ए है, ये देखो म्यू डब्ल्यू ए, एक आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू ए डब्ल्यू, ठीक है, ये तो रेसिप्रोकल है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको आप क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अकेला ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अकेला नीचे। इसको आप अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि जब मैं लिखूंगा तब आप ये आर्ग्यू नहीं करोगे सर कहाँ से आ गया, जब अपने काम में आएगी चीज़। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको लिख सकता हूँ μ2/μ1। समझ में गया? ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये क्या लिख दिया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये क्या है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन फ़र्क है किस चीज़ का, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट है भाई, एब्सोल्यूट। तो ये क्या था सर, ये रिलेटिव है भाई, रिलेटिव, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये रिलेटिव है, तो इसमें फ़र्क क्या है, ये एब्सोल्यूट है, मतलब किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। एब्सोल्यूट का मतलब ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसको क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में गया? हाँ, तो ये एब्सोल्यूट है, ये वाटर का एब्सोल्यूट है, ये एयर का एब्सोल्यूट है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में है, दोनों का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। समझ में आई ये चीज़, रिलेटिव में और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतना सा अंतर है, ठीक है। अब कई बच्चे ये समझ नहीं पाते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा, मीटर यूज़ करे, क्या यूज़ करे, क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखिए, सारी चीज़ें आँखों के आगे होते हुए अंधे हैं, आँखों के अंदर नाम नैन सुख, साइन आई बाई साइन आर, ये एंगल ये भी एंगल, दोनों का यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ही नहीं कैंसिल, तो म्यू इज़ यूनिट लेस, ठीक है, म्यू क्या हुआ, यूनिट लेस, म्यू का कोई यूनिट नहीं है। चाहे आप उस फॉर्मूले से देख लीजिए v1/v2, ठीक है, यहाँ जो स्पीड है मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, तो म्यू क्या है, यूनिट लेस, म्यू का कोई यूनिट नहीं है किसी फॉर्मूले से देखिए आप, तो म्यू इज़ यूनिट लेस, म्यू का कोई यूनिट नहीं होगा भाई। देखो आपके पास 3 मीडियम है, ठीक है, ये है फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, ठीक है, और ये है थर्ड मीडियम। आपके पास 3 मीडियम हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M4 ये 1 ही है भाई, कभी फोर्थ मीडियम सोचो, वापस एयर आ गई ना, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ एयर है, यहाँ मान लेते हैं वाटर है, पानी सेकंड मीडियम में, ठीक है, यहाँ ग्लास है, और ये फिर वापस क्या आ गई, एयर थी ऊपर, ठीक है। आपके पास डिफरेंट मीडियम्स हैं, 3 मीडियम का जोड़ा है आपके पास, और उसके थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होगा, अगर 3 के थ्रू कर लेंगे तो फिर 2 वाला भी तो सेम ही होगा ना, 3 के थ्रू कर लेंगे तो एक को हटा सकते हो आपकी मर्ज़ी, लेकिन रिजल्ट तो वही रहेगा ना, ठीक है। अब इस मीडियम में एक रे आपने इंसिडेंट की, ठीक है, ये है आपकी इंसिडेंट रे, और ये रहा इसका नॉर्मल, ठीक है। चलो थोड़ी सी इसको टेढ़ी कर, ये है इंसिडेंट रे ए बी, अब ये जानी चाहिए थी ऐसे, ये डेंसर है ना, क्योंकि इधर शिफ्ट हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई। अब एक नॉर्मल और ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ, ठीक है,
अब ये फिर डेंसर मीडियम आ गया दोबारा से, फिर ये नॉर्मल की ही तरफ शिफ्ट हुई, और अब आ गया रेयर मीडियम। अब किधर मुड़ेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। चीज़ आई समझ में? किधर मुड़ेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये एंगल आई है आपका, एंगल आई, दिस इज एंगल आर, ये एंगल आर, तो ये भी क्या आपका एंगल आर है, समझ में? ये एंगल आर तो ये भी एंगल आर। अब ये एंगल आर नहीं है, ये एंगल आर डैश है आपका, ये एंगल आर डैश, आर डैश, तो ये एंगल आर डैश, तो ये एंगल भी आपका क्या है? आर डैश, समझ में आएगा? और ये एंगल क्या है आपका? एंगल ई, समझ में? एंगल आई आर, ये आर, तो ये आर डैश अलग होगा भाई, तो ये भी आर डैश इधर वाला, ये एंगल ई, ठीक है। अब देखिए, मान लो आपके पास एक ग्लास स्लैब है ये, ठीक है। अब आपने एक रे इंसिडेंट की, ठीक है, ये एंगल आई, ये है रिफ्रैक्टेड रे, एंगल आर, तो ये बाहर निकल करके इस रे का नाम रखा है इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये फिर बाहर निकली सेम मीडियम में, सो दिस इज कॉल्ड इमरजेंट रे। रिफ्रैक्शन में आई और आर कभी इक्वल नहीं होते, आई और ई हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा। एंगल आई और ई हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा। एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होंगे बेटा, समझ में आएगा? तो ये आई और ये ई इक्वल रहेगा, बस इतना ध्यान रखना। आगे समझ में? अब इधर इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे? ठीक है, इधर बैंड किया है किसने? सेकंड मीडियम ने, तो आप इसको ऐसे लिखो भले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर μ21 लिखो, एक ही बात है, μ21 सेकंड ने मोड़ा ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको क्या लिखोगे आप? साइन आई बाई साइन आर, ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ आ जाओ, यहाँ जब इधर एंटर करेगी तो थर्ड मीडियम मोड़ेगा, यानी कि ग्लास। अब यहाँ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, सॉरी वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। पानी में से आ रही थी, किसने बेंड कर दिया? ग्लास ने, तो साइन आई बाई साइन आर देखना है इसके लिए, समझ में? इसके लिए साइन आई ये है ये, और आर क्या है? ये आर डैश, इतना याद रहेगा। तो साइन आई बाई साइन आर, साइन आर क्या है इसका? आर डैश। आ गया समझ में? इसलिए बोला था हमने, ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ आ जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अभी तो एयर ने मोड़ा, बाहर निकल की, तो किस में से आ रही थी? ग्लास में से आ रही थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, साइन आई क्या है इसका? साइन आई है आर डैश, यहाँ साइन आई क्या है इसके लिए? आर डैश, और साइन आर कितना है इसका? साइन ई, समझ में क्या? साइन ई, दिस इज थर्ड इक्वेशन। मल्टीप्लाई करो लेफ्ट वालों को लेफ्ट में, राइट वालों को राइट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है एज इट इज़, मल्टीप्लाई करनी है। साइन आई बाई साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर बाई साइन आर डैश, यहाँ देखो साइन आर डैश बाई साइन आर डैश बाई साइन ई, साइन ई का मतलब साइन आई, साइन ई का मतलब क्या है? साइन आई, आई और ई तो इक्वल है ना, तो ई की रिप्लेसमेंट साइन आई लिख सकता हूँ। देखो आप सारी चीज़ें कट जाएंगी, साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर, साइन आर डैश से साइन आर डैश, तो सारे किसके इक्वल आ गए? 1 के इक्वल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना चाहते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना चाहते हो, तो ये नीचे चला जाएगा, ये दोनों नीचे जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या मतलब है ये चीज़ निकालने का? क्या ऐसे ही बोल रहा हूँ क्या मैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बीच वाला निकालना है, और आपको 2 दिए हुए हैं, यानी कि एयर में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में से आ रही थी, वो चीज़ दे रखी है आपको, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है,
ठीक है। या मान लो आपको ये पता नहीं है, आपको म्यू ए जी पता नहीं है, आपको क्या पता है, म्यू जी ए, तो इसको हटा करके आप ऊपर पलट करके क्या लिख सकते हो, म्यू जी ए, नीचे क्या है, म्यू डब्ल्यू ए। समझ में आया ना, क्योंकि म्यू ए जी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ म्यू जी ए। सोचिए इस चीज़ को, तो म्यू ए जी था यहाँ, म्यू ए जी, तो ये क्या लिख दिया मैंने, म्यू जी ए। समझा क्या, ये पता है आपको, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एयर में से आ रही थी, तो पानी ने मोड़ा, एयर में से आ रही थी, यहाँ ग्लास ने मोड़ा, दोनों को डिवाइड कीजिए, आपका बीच वाला मिल जाएगा। आ गया समझ में। या फिर सिर्फ आप दो ही मीडियम लेते हो, मान लो एक गायब कर दो, आप कोई एक उठा ले यहाँ से, ठीक है, तो क्या लिखोगे, तो अभी तो बन के इक्वल होगी सेम चीज़, ठीक है। देखना एक सेकंड के लिए, मान लो आपने ये गायब कर दिया, ठीक है, ग्लास, ठीक, तो कौन सा नहीं लिख पाऊंगा मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये नहीं लिख सकता, बस एक हट गया, इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 1, ठीक है, यानी कि एयर, वाटर और फिर एयर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर है, एयर है, फिर एयर आ गई दोबारा से, तो फिर क्या लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और जब बाहर निकली तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बाहर निकलेगी तब कौन मोड़ेगा, एयर। चीज़ ऐसा किसके इक्वल लिख दिया, 1 के इक्वल, सेम चीज़। अब इसी चीज़ को मैंने बोला था आपको शुरू में, म्यू डब्ल्यू ए को मैं क्या ले सकता हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ म्यू ए डब्ल्यू, बस ये यहाँ से आया भाई, अपनी मर्जी से कुछ नहीं है। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हम कल करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपीरेंट डेप्थ क्या होता है। थैंक यू।